हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सो आपका एम्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। दोस्तों लंबे टाइम के बाद मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं वापस मैथ सर्च की जो हमने रीनल सिस्टम स्टार्ट किया था उसको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। और रीनल सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो चलिए, नवीन है मेरा नाम और शुरुआत करते हैं आज के इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। पहली बात, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ पीडियाट्रिक डिजीज़ और अडल्ट में बहुत रेयरली होता है ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जहाँ पे भी आए तो आपको समझना है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। जहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, फ्लो चार्ट बना रखा है, जिससे हम समझेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर आप इसको समझ गए तो आई थिंक सो आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंसेप्ट को समझ जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम सबसे पहले शुरुआत कहाँ होती है, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ले लीजिए, कोई भी वजह ले लीजिए, कोई भी इटियोलॉजी ले लीजिए जिसकी वजह से रेनल ग्लोमेरुलर डैमेज होता है। रेनल ग्लोमेरुलर बोले तो नेफ्रॉन की, सपोज कर दिस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और हियर इज योर ग्लोमेरुलस। तो जब ये जैसे इफरेंट आर्टेरियल्स है ना, जैसे ही आपका ये डैमेज हुआ, कौन, ग्लोमेरुलर, दिस इज योर ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ। ग्लोमेरुलर डैमेज की वजह से क्या होगा, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी प्रोटीन के लिए। किसके लिए परमिएबिलिटी बढ़ी, प्रोटीन के लिए। अब यहां से प्रोटीन छन छन के इस पीसीटी डीसीटी में आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मेनली जो आता है वो कौन सा आता है, एल्बुमिन। कौन आता है, एल्बुमिन। देखो अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो आप यहां पे देखिएगा, टोटल प्रोटीन बॉडी में 7.3 ग्राम पर डीएल होता है, जिसमें एल्बुमिन सबसे ज्यादा होता है 4.7 ग्राम पर डीएल। ग्लोबुलिन होता है 2.3 ग्राम पर डीएल और फिब्रिनोजन होता है 0.3 ग्राम पर डीएल। देखो ये वैल्यू इधर उधर हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं, इसके आसपास ही घूमेगी। अलग अलग बुक्स को अलग अलग प्रीफर करते हैं। नो, अब चूंकि प्रोटीन परमेबल हो गया तो ये यूरिन के साथ बाहर निकलने लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया, है ना। जब यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर निकलने लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन प्लस यूरिया, दैट इज अ प्रोटीन यूरिया। और दिस इज द फर्स्ट साइन, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है ना। नो, चूंकि एल्बुमिन अब यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है तो आपके ब्लड वेसल्स में या बॉडी में या ब्लड में प्रोटीन की क्या होगी, कमी। भाई प्रोटीन बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियस है ब्लड में कमी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो मतलब कम, प्रोटीनेमिया, प्रोटीन की ब्लड में कमी होने लगेगी। अच्छा, हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं, एल्बुमिन की। तो चूंकि एल्बुमिन यूरिन के थ्रू या प्रोटीन बाहर निकल रहा है, इन द सेंस एल्बुमिन निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो एल्बुमिनिया। हाँ या ना, नो। अब आप चूंकि एल्बुमिन अगर बाहर निकल गया है तो एल्बुमिन क्या करता है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्बुमिन आपके ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। किस प्रेशर को मेंटेन करता है एल्बुमिन, ऑन्कोटिक प्रेशर को। अच्छा, अभी ऑन्कोटिक प्रेशर, चूंकि एल्बुमिन यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, बॉडी में एल्बुमिन की कमी हो रही है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा। और ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है, फ्लूइड को वेसल्स के अंदर बांध के रखता है, फ्लूइड को वेसल्स के अंदर बांध के रखता है। चूंकि ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ तो फ्लूइड सीपेज करेगा इंट्रावेस्कुलर टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, फ्लूइड बाहर निकलने लगेगा। ओके, इंटरस्टिशियल में जैसे फ्लूइड आया तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडिमा। हाँ या ना, ओके। अब चूंकि एडिमा हो रहा है तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्यूम है उसकी कमी होगी, क्योंकि फ्लूइड तो बाहर सीपेज कर रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी में वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और बॉडी में अगर वॉल्यूम कम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोवॉलेमिया। हाइपो मतलब कम, वॉलेमिया मतलब डिक्रीज वॉल्यूम। हाँ या ना, ओके। चूंकि अगर यहां पे एक और सिस्टम एक्टिवेट होता है, अगर वॉल्यूम कम है तो हार्ट फेंकेगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो जो किडनी को ब्लड जाना होगा वो ब्लड क्या होगा, कम जाएगा। और जैसे ही रेनल को ब्लड फ्लो कम हुआ तो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, रास, दैट इज द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट होता है इस रास सिस्टम में, अल्टीमेटली एक्टिवेट कौन होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड।
मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, रास सिस्टम के बारे में, लेकिन पहले हम ये देखते हैं। ओके, रास एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एक तो वेसो कंस्ट्रिक्शन, जो वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, और दूसरा रिलीज ऑफ एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन और एडीएच क्या करता है, आपके सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम और वाटर को वापस बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब करेगा। इसकी वजह से बॉडी में और फ्लूइड बढ़ा, और फ्लूइड बढ़ा तो और सीपेज बढ़ा, इंटरस्टिशियल स्पेस में और बढ़ा, तो एडिमा और होगा, तो बॉडी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से बहुत ज्यादा आपको एडिमा देखने को मिलता है ना। दिस इज समहाउ योर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आपके सभी गणित, सभी डेफिनेशंस, कॉज, सिम्टम्स सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करता हूं मैं डेफिनेशन में। हमने समहाउ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है ना, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट इज द कॉज, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको वो स्लाइड समझ में आई तो आप इसको आराम से समझ पाएंगे। क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ रिजल्ट व्हेन ग्लोमेरुलर डैमेज, जो ग्लोमेरुलर था वो डैमेज हो रहा है, दैट उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक्सेसिव परमेबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर डैमेज हो रहा था, उसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज्यादा उसकी परमेबिलिटी बढ़ रही थी, और उसकी वजह से चूंकि यूरिन के थ्रू चूंकि परमेबिलिटी बढ़ रही थी तो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा आएगी, जिसको हमने प्रोटीन यूरिया कहा था। चूंकि प्रोटीन में एक मेनली एल्बुमिन बाहर निकलता है तो बॉडी में एल्बुमिन की कमी होती है, जिसको हमने हाइपोएल्बुमिन कहा था। और एल्बुमिन चूंकि ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा ना। यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आप इसको समझिए, दैट इज हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, जब बॉडी में लिपिड का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडेमिया। ये क्यों होता है आप ये समझिए, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में कम हो रहा है, तो प्रोटीन मेनली एल्बुमिन, और ये बनाता कौन है, लीवर। तो लीवर के पास मैसेज जाता है कि भाई आप एल्बुमिन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि एल्बुमिन है नहीं बॉडी में। क्योंकि लीवर स्टार्ट करता है एल्बुमिन का लेवल बढ़ाना, लेकिन साइमल्टेनियसली बॉडी में किसका लेवल बढ़ता है, लिपिड का। भाई जब भी आपकी एल्बुमिन बनेगा, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, उसी के साथ साथ लिपिड के सिंथेसिस भी होते हैं। तो अभी उसकी जरूरत नहीं है ना, अभी लिपिड में, फैट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन एल्बुमिन बन रहा है तो उसके साथ साथ कौन बनता है, लिपिड, जिसकी वजह से बॉडी में लिपिड का लेवल बढ़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडेमिया। प्रोटीन यूरिया is the first sign of the nephrotic syndrome, first question. Hypoalbuminemia is the second sign. Edema is the third sign. These are three classical sign of nephrotic syndrome, है ना। तो somehow it is a definition, जब ग्लोमेरुलर डैमेज हो रहा है, इसकी वजह से परमेबिलिटी प्लाज्मा प्रोटीन की बढ़ रही है, प्लाज्मा प्रोटीन की बढ़ने की वजह से यूरिन के साथ प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी हो रही है। होल एंड सोल प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपकी ग्लोमेरुलर डैमेज की वजह से। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसके कॉज में। मेनली जो उसका कॉज है दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं कि जब अपने ही एंटीबॉडी अपने ही सेल्स को क्या करें, डैमेज करने लगे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे कि एक हम समझ सकते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, है ना, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर आपका डैमेज होने लगता है, और डैमेज होने की वजह से फिर यही पूरी कहानी चलती रहती है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल है, मेनली स्ट्रेप्टोकोकल का मेनली इन्फेक्शन होता है, तो वो भी आपके ग्लोमेरुलस को डैमेज करता है। वायरल्स में आप देखिए हेपेटाइटिस है या HIV है ना, तो उसमें भी आपका ग्लोमेरुलर डैमेज होता है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन में आप देख सकते हैं मलेरिया, अगर सीवियर मलेरिया है ना, वो भी आपके ग्लोमेरुलर को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट, कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर है। कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर बोले तो जैसे सिस्टमिक लुपस एरिथमेटस, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। भाई कोई ऐसे ग्लोमेरुलस के अगेंस्ट ही, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनने लगे, और उससे होगा क्या, आपका ग्लोमेरुलस डैमेज होगा। गुड पास्चर सिंड्रोम क्या होता है, ये भी एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड पास्चर सिंड्रोम। डायबिटीज मेलाइटस, लंबे टाइम तक पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है, ग्लूकोज का लेवल बहुत अप है, तो वो हाई ऑस्मोलर ब्लड आपके एफरेंट और एफरेंट आर्टेरियोल में जाएगा, जो ग्लोमेरुलस को बार बार रगड़ मारेगा, जिसकी वजह से आपके ग्लोमेरुल डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर पेशेंट कोई सर्टेन लंबे टाइम तक ड्रग ले रहा है, जैसे पेनिसिलामिन है,
कैप्टोप्रिल है, एनसेड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये भी क्या करते हैं अल्टीमेटली लंबे टाइम तक आपके, क्योंकि इनको निकलना आपके ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन्स के थ्रू या किडनी के थ्रू इनको एक्सक्रीट होना है। सो ये क्या करते हैं आपके ग्लोमेरुलर को डैमेज करते हैं, और जिसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, है ना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। तो हम डेफिनेशन और कॉज हम पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। अच्छा, मेनली जो यहाँ पे आपको मिलेगा पेशेंट में वो क्या मिलेगा, जनरलाइज एडिमा। जनरलाइज एडिमा मतलब हेड टू टो कंप्लीट बॉडी में क्या मिलेगा, एडिमा स्वेलिंग मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एना सार्का। ये क्वेश्चन एक दो बार पेपर में पूछा गया था कि पेशेंट हु हैज अ जनरलाइज एडिमा, तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, एना सार्का। जब पूरी बॉडी में स्वेलिंग सूजन मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, एना सार्का। नाउ इट इज अ चीफ कंप्लेंट। मेनली पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आएगा कि भाई आप उसको ऑब्जर्व भी करेंगे तो होल बॉडी उसकी एडिमिटस मिलेगी, है ना। नाउ मेनली अगर आप इनिशियल हिस्ट्री ले आया, इनिशियली आप देखेंगे तो आई लीड के चारों तरफ एडिमा मिलेगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल एडिमा। इस आंखें के चारों तरफ आपको एडिमा मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, सूजन मिलेगी, है ना। स्पेशली पेशेंट आपको कहेगा कि सर मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एडिमा होता है ना, मॉर्निंग में, और वो भी कहाँ पे, पैरों में, है ना। पैरों में आपको एडिमा मिलेगा, सूजन मिलेगा, और वो एडिमा रहेगा कैसा, पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा मतलब जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको गड्ढा हो जाएगा, है ना, दैट इज अ पिटिंग एडिमा। एडिमा मेनली वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा। नॉन पिटिंग एडिमा में क्या होता है, आप खड्डा करते हैं और वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। पिटिंग एडिमा में आप उंगली से प्रेस करेंगे तो वो वहाँ पे खड्डा बन जाएगा, दैट इज अ पिटिंग एडिमा, हाँ या ना। नो चूंकि एडिमा के ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। प्रोटीन यूरिया क्यों मिलेगा, क्योंकि ग्लोमेरुलर आपका डैमेज हो रहा था, और ग्लोमेरुलर डैमेज होने से प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर जा रहे थे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रोटीन यूरिया। नाउ प्रोटीन यूरिया की वजह से एक और आपको सिम्टम्स मिलेगा, दैट इज द इन्फेक्शन। क्यों इन्फेक्शन मिलेगा, देखो समझना, प्रोटीन मेनली कितने टाइप के होते हैं आपका, एक तो एल्बुमिन हो गया, ग्लोबिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया। तो ग्लोबुलिन जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। आई होप सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ग्लोबुलिन आपके अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं और गामा होते हैं। और गामा क्या करते हैं, गामा ग्लोबुलिन बनाते हैं। गामा ग्लोबुलिन IgA, IgG, IgE, IgM, है ना, IgD, डेल्टा, है ना, जो आपके इम्यूनिटी बनाने मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने में काम करते हैं। चूंकि प्रोटीन कम है तो गामा ग्लोबुलिन नहीं होगा, और गामा ग्लोबुलिन नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो आपका चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको ज्यादा होंगे, वो प्रोन टू इन्फेक्शन होगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि प्रोटीन का में तो हाइपोएल्बुमिनिया होगा तो एडिमा होगा। अच्छा, अब एडिमा होगा, बॉडी में सीपेज ऑफ फ्लूइड हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट गेन। बॉडी में फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है तो पेशेंट में क्या मिलेगा, वेट गेन, है ना, पेशेंट का वेट बढ़ा हुआ मिलेगा। और क्या मिलेगा पेशेंट को, एनीमिया। एनीमिया क्यों मिलेगा भाई, चूंकि एल्बुमिन कम है, ग्लोबुलिन कम है। भाई आप आरबीसी को देखे, हीमोग्लोबिन को देखे तो हीम प्लस ग्लोबिन है। प्रोटीन कम है इन द सेंस आपका ग्लोबिन भी कम है, ग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया। तो ये इसके कुछ क्लासिकल साइन, ऐसे तो बहुत सारे साइन मिलते हैं, लेकिन हम अगर कॉम्पिटिटिव पढ़ना चाहें या सिर्फ कंसेप्चुअल पढ़ना चाहें तो इतने सिम्टम्स आपके लिए याद रखना और समझना बहुत इजी होता है। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक ट्रिक बना रखी है, प्लेस, है ना। P फॉर प्रोटीन यूरिया, L फॉर लिपिड अप, हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, A फॉर एल्बुमिन डाउन, एल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है, C फॉर कोलेस्ट्रॉल अप, और E फॉर एडिमा। तो ये प्लेस वाली ट्रिक आप याद रखें और आपको 5 साइन आपको समझ में आ जाएंगे, हाँ या ना। सो दैट इज समहाउ योर क्लिनिकल फीचर। आओ चर्चा करते हैं डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में सबसे हम पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे कि भाई यहाँ आप क्या ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्टिव में, कि भाई एडिमा हो रहा है, कब से हो रहा है, हाँ या ना। आप पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखेंगे, एडिमा फिट देखेंगे। आप पेशेंट को कहेंगे कि आप पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि कितना वेट इसका गेन हो रहा है। इसके बाद आप पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेकआउट कर सकते हैं। तो ये समहाउ आप हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। लेकिन मेनली हम किस पे ध्यान देते हैं, 24 आवर यूरिन एग्जामिनेशन। 24 आवर यूरिन एग्जामिनेशन, 24 आवर का हम यूरिन कलेक्ट करते हैं, और अगर 24 आवर के यूरिन में अगर 3.5 ग्राम पर डे से अगर
उसमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा मिलता है यूरिन में, किससे ज़्यादा, 3.5 ग्राम पर डे से, दैट इंडिकेट कि पेशेंट को कौन सा सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल डाटा, है ना। नो सीरम लिपिड लेवल चेक करते हैं। क्यों सीरम लिपिड लेवल, क्योंकि इसमें लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। हम यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं रिनल की, किडनी की, क्यों, ताकि कहाँ इन्फेक्शन है, क्या लीड कर रहा है वो हमको आइडिया मिलेगा। और बेस्ट टू बेस्ट हम कर सकते हैं रिनल बायोप्सी। रिनल बायोप्सी हम वहाँ पे टिश्यू लेंगे और उससे आइडिया लगाएंगे कि भाई कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या वट इज द एग्जैक्टली कॉज। तो दैट इज योर कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस, दैट कन्फर्म कि पेशेंट को क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है वो आपका आता है पिटिंग एडिमा से, पेरी ऑर्बिटल एडिमा से, है ना। ये क्लासिकल साइन तो पूछे ही जाते हैं और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा मिल रहा है तो क्या कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नाउ अब हम चर्चा करते हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में मेनली हम चर्चा करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। आइए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में हम मेनली डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट का, है ना। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट जो मैंने ये मेनली डाल रखा वो बेस्ड ऑन एंक्लेक्स है ना। कंप्लीट मैंने एंक्लेक्स शोल्डर से चीज़ें ले रखी है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता तो वहाँ उसको रेफर कर सकते हैं। नाउ तो सबसे पहली प्रायोरिटी में आपको क्या देखना है, इनटेक आउटपुट, मॉनिटर इनटेक आउटपुट इन द सेंस पेशेंट कितना फ्लूइड इनटेक कर और कितना आउटपुट करा, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको एडिमा का आइडिया लगेगा। दूसरा आपको वेट गेन देखना है, वेट गेन वेट चेक करना है इन द सेंस कि भाई सेम टाइम पे सेम क्लोथ पे सेम वेइंग मशीन से अगर पेशेंट का वेट गेन हो रहा मतलब एडिमा और आपके बॉडी में बढ़ रहा है, हाँ या ना। चलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, इनटेक एंड आउटपुट एंड वेट गेन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे मॉनिटर फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि यूरिन के साथ प्रोटीन आपके बाहर निकल रहे हैं तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज द स्पेसिफिक, यूरिन थोड़ा आपका डाइल्यूट होगा, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। नाउ आफ्टर ये करने के बाद आपको किसका मॉनिटर करना, एडिमा, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर पेशेंट को एडिमा आपको चूंकि होगा तो इसमें आपको डाइट कौन सी देनी है, लो सोडियम डाइट, जिस डाइट में सोडियम कम होगा उसमें आपको वो डाइट पेशेंट को देनी है। यहाँ पे एक और थोड़ा सा आपको समझना होगा, अगर यूरिन में यूरिया का लेवल नॉर्मल है, समझना यूरिया का लेवल नॉर्मल है तब हम उसको डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तब उसको हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं, और वो भी हम कौन सी देंगे, थायाजाइड, हाँ या ना। नो चूंकि यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी चलाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी क्यों चलाते हैं, क्योंकि मैंने आपको याद है कॉज में मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना। तो अपनी ही एंटीबॉडी अपने ग्लोमेरुल को डैमेज कर रही है तो उस एंटीबॉडी को सप्रेस करना होगा, इसकी वजह से क्या देते हैं हम, इम्यूनोसप्रेसेंट। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि एल्बुमिन कम है, ग्लोबुलिन कम है तो पेशेंट को पहले इन्फेक्शन के चांसेस हैं, और आप इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हो तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी में हम देते क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अच्छा कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रहा है तो हम स्पेशली किस बात का ध्यान रखना है, मॉनिटर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, पेशेंट में कोई और इन्फेक्शन तो लीड नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन हमको करना है, और मेनली डेथ की वजह क्या होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, सेप्सिस। और अगर आपको पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होगा तो कौन सा होगा, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन होता है तो कौन सा होगा, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। अच्छा इसके लिए हम करेंगे क्या, एंटीबायोटिक्स थेरेपी चलाएंगे। पेशेंट को अगर इन्फेक्शन से बचाना है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स थेरेपी देंगे। और दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को जो चाइल्ड है उसको दूसरे कॉन्टैक्ट से बचाएंगे, जो विजिटर है उसको हम अवॉइड करेंगे, पेशेंट्स के आसपास कम लोगों को घूमने या फिरने के लिए देंगे। मेनली हम क्या करेंगे, अवॉइड द कांटेक्ट। क्यों अवॉइड कांटेक्ट, क्योंकि सपोज करो कोई ऐसा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लेके आ रहा है पेशेंट बच्चे के पास, तो बच्चे को क्योंकि इन्फेक्शन के लिए मोर प्रोन है तो बच्चे को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हम विजिटर्स को अवॉइड करते हैं, कॉन्टैक्ट को मेनली हम अवॉइड करते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये तो हो गया। अब और हम क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर। प्लाज्मा एक्सपेंडर इंक्लूडिंग एल्बुमिन, हम पूरा एल्बुमिन दे सकते हैं पेशेंट को, है ना। एल्बुमिन क्या करेगा, आपके ऑन्कोटिक प्रेशर को बढ़ाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या होगा, एडिमा पेशेंट में कम होगा, जो आपकी मेन प्रॉब्लम है। एल्बुमिन
इसमें हम चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हाइपरलिपिडीमिया हमारे सामने प्रॉब्लम थी, तो हम ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया करेंगे। तो इसमें हम देते क्या है, स्टैटिन। स्टैटिन में आप एटोवास्टैटिन दे सकते हैं, रोवास्टैटिन दे सकते हैं, सिम्वास्टैटिन दे सकते हैं। देयर आर सम ड्रग जो हम किसमें देते हैं, हाइपरलिपिडेमिया में। इसमें मैं कुछ चीज़ें और आपको ऐड करना चाह रहा हूँ जो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन द पेशेंट हैव एडिमा। तो अब एडिमा है तो नर्सिंग इंटरवेंशन मेनली क्या होगा, मेटिकुलस स्किन केयर देनी है आपको। मेटिकुलस, पेशेंट की जो स्किन है उसकी आपको मेटिकुलस स्किन केयर करनी है, हाँ या ना, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और पूछी जाती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब पेशेंट जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रही है, इसमें हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट में क्या चढ़ा रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम, इसके कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को क्या हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम, तो इसको भी हमको मॉनिटर करते हुए चलना है। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाँ या ना। ये दो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना। CHO के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। नवीन है मेरा नाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।